26 अक्टूबर 2023 की सुबह 12 ऑस्ट्रेलियाई दोस्त, 4 लड़कियां और 8 लड़के, उम्र 25 से 30 के बीच थी, एक छोटे डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए एक योजना के साथ तैयार थे। उनका इरादा सीधा था, हेलीकॉप्टर से 30 मिनट में सिम्पसन रेगिस्तान पहुंचना, अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करना और वापस लौट आना। सुबह 5 बजे सभी 12 लोगों ने अपना सामान पैक किया और उम्मीदों से भरे हेलीकॉप्टर में बैठ गए। पहले 30 मिनट में उन्हें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जो उनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए एकदम सही हो। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने और आगे बढ़ने का फैसला किया। लगभग 45 मिनट और 200 किलोमीटर का सफर तय हो चुका था। सुबह के 5:45 बजे थे। हल्की धूप रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर फैल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी अचानक एक अच्छी लोकेशन उनकी नजर में आई जो शूटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कुछ ही सेकंड में एक विशाल धूल भरी आंधी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। हवा इतनी तेज थी कि हेलीकॉप्टर बुरी तरह हिलने लगा और अगले 2 मिनट तक हेलीकॉप्टर में बैठे लोग और पायलट चारों तरफ सिर्फ धूल और रेत देख पा रहे थे। उनकी आंखों में रेत घुसने लगी और हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर नीचे उतरने लगा। तभी एक समझदार लड़का तुरंत अपनी पानी की बोतलें, बैग, मेडिकल किट और अपने साथ लाया गया सारा खाना हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले उन सबने हिम्मत करके रेत में छलांग लगा दी। रेत पर कूदने के कारण उन सभी को हल्के फुल्के चोटें आईं। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में गिरकर आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते जलकर राख हो गया। अब इस विशाल सुनसान रेगिस्तान में वे 12 लोग थे जिनकी 81 दिनों की मौत से लड़ने की कहानी यहीं से शुरू होती है। हेलीकॉप्टर क्रैश की भयावह गड़गड़ाहट धीरे धीरे शांत हो गई। 12 दोस्त हक्के बक्के, दर्द में और दिशाहीन रेत के नरम सीने पर बिखरे पड़े थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। धीरे धीरे वे एक दूसरे के पास आए, ये देखने के लिए कि कौन कितना घायल हुआ है। उन्हें कमोबेश चोटें लगी थीं, हाथों, पैरों और चेहरे पर खरोंचे थीं और सबसे दुखद यह कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और वे अब रेगिस्तान में अकेले थे, पूरी दुनिया से कटे हुए। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था, जीपीएस काम नहीं कर रहा था और वे पूरी तरह से भटक चुके थे। उनके पास जो पानी और खाना था वो मुश्किल से 1 या 2 दिन का था। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो यहीं मदद के लिए इंतजार करें जिसकी कोई गारंटी नहीं थी, या खुद की कोशिश से रास्ता खोजें। इंतजार करना मतलब निश्चित मौत, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे यहाँ फंसे हुए हैं। इसलिए वे तय करते हैं कि वे खुद एक कच्चा नक्शा बनाएंगे और सूरज की दिशा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। दिन के बीच में सूरज जैसे उनकी ओर आग के गोले फेंक रहा था। रेत का तापमान इतना बढ़ जाता कि पैर चलना असंभव हो जाता। उनके जो हल्के कपड़े थे वे इस तापमान के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे अपने बैग और एक्स्ट्रा कपड़ों का यूज करके अपना सिर ढकते और सीधे सूरज की रोशनी से खुद को बचाने की कोशिश करते। पहले दिन ही उनके पानी की मात्रा को सख्ती से नियंत्रित किया गया। हर घोंट महत्वपूर्ण था। हर किसी के लिए निश्चित मात्रा में पानी आवंटित किया गया और अतिरिक्त प्यास बुझाने के लिए सूखे भोजन पर निर्भर रहना पड़ता था। पहली रात वे रेत के गड्ढे खोदकर शरण लेते हैं, ठंडी हवा से बचने के लिए। रात होते ही रेगिस्तान का तापमान तेजी से गिर जाता है, जो दिन की गर्मी जितना ही असुविधाजनक होता है। सुबह 5 बजे सूरज उगने से पहले ही वे यात्रा शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिन के समय चलना बेहद कठिन होता है। रेत के टीलों की बनावट और सूरज की गति को देखकर एक संभावित दिशा निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य कोई संभावित पानी का स्रोत या बस्ती ढूंढना था। चारों तरफ सिर्फ रेत और रेत थी। कोई निशान नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं जिससे दिशा तय की जा सके। हर टीला एक जैसा लगता, जिससे रास्ता भटकने का डर उनके मन में बैठ जाता। वे पत्थरों से या रेत में निशान बनाकर रखने की कोशिश करते ताकि वापस आने का रास्ता ट्रैक किया जा सके, लेकिन कुछ देर बाद वो भी गायब हो जाता। दोपहर के समय उन्हें कुछ सूखे झाड़ियां दिखाई देती हैं। मार्क ने एक सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि कुछ रेगिस्तानी पेड़ों की जड़ों से पानी इकट्ठा किया जा सकता है। वे कंटिन्यूअस सूखे पेड़ों की जड़ों को खोदकर थोड़ा रस निकालने की कोशिश करते, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती। शाम के समय जब वे एक बड़े रेत के टीले पर चल रहे थे, तभी जेसिका अचानक एक लाल पेट वाले काले सांप पर पैर रख देती है। सांप तेजी से जेसिका के पैर में काटता है और भाग जाता है। जेसिका के पैर से खून निकलता देख बाकी लोग डर जाते हैं। रिक, जिसे सर्वाइवल किताबें पढ़ने की आदत थी, वो तुरंत जेसिका के काटे हुए स्थान को साफ करता है और उसकी जांघ पर कसकर कपड़ा बांधता है ताकि जहर तेजी से ना फैले। उनके पास एंटी वेनम नहीं था, इसलिए वे लोकल तरीकों से जहर सोखने की कोशिश करते हैं। वे उस घायल जेसिका को कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। तभी उन्हें दूर एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। पेड़ बड़ा था लेकिन उसमें कुछ ही पत्ते थे और सारे पत्ते पेड़ से झड़ गए थे। पेड़ सूख गया था।
वे उस पेड़ के नीचे बैठते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत छाया मिल रही थी। 4 दिन में उनका पानी और खाना खत्म हो गया था और दिन में चलने की क्षमता उनमें नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस पेड़ के नीचे दिन बिताएंगे और खाने और पानी का इंतजाम करेंगे और रात में ही चलेंगे, क्योंकि दिन में वे 2 या 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं पल पाते थे और बार बार रास्ता भटक जाते थे। वे जितना भी चलते उन्हें कोई फायदा नहीं होता और ऊर्जा नष्ट होती। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि दिन में आराम करेंगे, खाना और पानी ढूंढेंगे और रात में पूरी ताकत से चलेंगे। अगली सुबह दुखद रूप से जेसिका दम तोड़ देती है। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था। 5वें दिन के अंत में आकाश थोड़ा बादल भरा दिखाई देता है। उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक आती है, लेकिन कुछ ही देर में वो बादल उनके ऊपर से उड़कर चला जाता है। उनकी उम्मीदें यहाँ टूट जाती हैं। 6ठे दिन फिर से 2 लोग बीमार पड़ जाते हैं, साथ ही वे रास्ता भी भटक गए हैं। पानी और खाने के लिए वे फैसला करते हैं उन्हें एक स्थायी आश्रय की आवश्यकता है। वे टीलों के किनारे गुफा या रेत के नीचे अस्थायी आश्रय बनाने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें ठंडी हवा और भविष्य के संभावित तूफान से बचाएगा। रेत और कपड़ों का उपयोग करके वे एक छोटा आश्रय बनाते हैं। इस गुफा में अपना आश्रय बनाकर 2-2 की टीम बनाकर भोजन और पानी की तलाश में निकल जाते हैं। जिनके पास पानी कैसे प्राप्त किया जाए उसका ज्ञान था, वे पानी की तलाश में गए, और जिनके पास ये ज्ञान था कि रेगिस्तान में कौन से पेड़ हैं जिनके फल खाए जा सकते हैं जो जहरीले नहीं है, या पेड़ों से जो रस निकलेगा उसे पीकर जीवित रहा जा सकता है, वे उन पौधों की तलाश में निकले। रिक और सारा, जिन्होंने सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि कुछ विशिष्ट चट्टानी संरचनाओं या सूखे नदी तल के नीचे भूमिगत जल पाया जाता है, वे उस तरह के लक्षण ढूंढने लगते हैं और एक पथरीले इलाके में कुछ पुरानी चट्टानी संरचनाएं पाते हैं। कई घंटों की खुदाई के बाद उन्हें एक गीली मिट्टी की परत मिलती है। सावधानी से खुदाई करके वे थोड़ा पानी इकट्ठा करते हैं, जो मिट्टी रहित न होने पर भी पीने योग्य है। ये खोज उन्हें मरने से बचाती है। ये पानी उन्हें लगभग 2 दिन चलता है। रेगिस्तान में स्थित कैक्टस से लेकर विभिन्न वन जंगल के पेड़ पौधे, फिर घास फूस, इन सबका वे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान में छिपे हुए जानवर, सांप और अन्य इत्यादि जानवर जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उनका शिकार करना शुरू कर दिया। 4 दिन उस गुफा में बीत गए। 2 लोगों का शरीर और खराब हो गया था और 10 दिन में वे भी दम तोड़ देते हैं। कुल मिलाकर 9 लोग जीवित बचे। वे फैसला करेंगे कि यहाँ रहने से उनकी मौत निश्चित है, इसलिए चाहे जितनी भी कठिनाई हो वे पैदल ही पार करेंगे। उनका हर दिन का खाना लगभग खत्म हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि आज कुछ ज्यादा खाना इकट्ठा करेंगे ताकि 10 दिनों तक चलाया जा सके। इसलिए वे फिर से खाना ढूंढने निकल पड़े। कुछ खाना और कुछ पानी उन्होंने इकट्ठा किया। छोटे छोटे पेड़ पौधों को निचोड़कर उन्होंने पानी इकट्ठा किया, जो 2-3 दिन चलेगा। 10वें दिन रात में वे अपना सामान लेकर निकल पड़े। वे रास्ता भटक गए थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जा रहे थे, बस सीधे चलते जा रहे थे। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि दिन में खाना ढूंढेंगे, एक गुफा का उपयोग करके दिन बिताएंगे और रात में पूरी गति से चलेंगे। दल की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर थी, बाकी लोग उस पर विश्वास करते थे। वे एक छड़ी और पत्थरों की मदद से एक प्राकृतिक घड़ी बनाते हैं, जो सूरज की स्थिति देखकर समय का अनुमान लगाने में मदद करती है। ये उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में और समय का एक विचार देती है। दिन 20, एक सुबह उन्हें कुछ पशुओं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि ये पैरों के निशान रेगिस्तान के किसी जानवर के होंगे, इसलिए वे उन पद चिन्हों का पीछा करते हैं और एक पास एक गड्ढा पाते हैं। जब वे उस गड्ढे को खोदते हैं तो उन्हें एक प्रकार का जानवर मिलता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। वे उसे निकालकर धूप में पकाकर खाते हैं। दिन 23, एक दिन उन्हें दूर एक छोटे समूह में कंगारू दिखाई देते हैं। कंगारू आमतौर पर पानी के पास रहते हैं, इसलिए वे कंगारुओं का पीछा करने का फैसला करते हैं। ये उनके लिए बड़ा अवसर था। उनमें से कुछ लोग शिकार करने की कोशिश करते हैं। वे पत्थर और लाठी का उपयोग करके कंगारू को रोकना चाहते हैं, लेकिन कंगारू तेजी से भाग जाता है। कंगारू शिकार में विफल रहने पर वे छोटे जानवर जैसे रेगिस्तानी सांप या छिपकली या शिकार करने की कोशिश करते हैं। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और रात का तापमान लगभग 0 के करीब गिर जाता है। यह अत्यधिक तापमान परिवर्तन उनके शरीर को और कमजोर कर देता है और उनकी नींद खराब कर देता है। दिन 50, कठिन वास्तविकता के बीच भी रेगिस्तान का रात का आकाश उनके मन में कुछ शांति लाता है। लाखों तारे और मिल्की वे उनके मन में प्रकृति की विशालता और अपनी क्षुद्रता का एहसास कराते हैं। अगले दिन सुबह जब वे रेत पर चल रहे थे, तभी एक भयानक तूफान शुरू हो गया और उस तूफान में वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। तूफान उन्हें लगातार 2-3 घंटे तक उड़ाता रहा। तूफान उन्हें ऐसी जगह पर ले गया जहां चारों ओर रेत ही रेत थी और रेत के तूफान में लोग रेत के अंदर धंस सकते हैं। जब तूफान थमा और सब एक जगह इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि उनके टीम के 2 लोग गायब थे। बाकी 7 लोगों ने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की। सबने सोचा कि शायद वे रेत के नीचे दबकर मर गए हैं, इसलिए वे फिर से आगे बढ़ने लगे।
अब चाहे दिन हो या रात, वे इतने टूट चुके थे कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। वे थोड़ा चलते थे, रेत में लेट जाते थे, फिर चलते थे। अगर कोई नहीं चल पाता था तो उसे पकड़ कर ले जाया जाता था। मतलब एक ऐसा पल जो नर्क में भी नहीं होता या जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। 61वें दिन एक दिन उन्होंने हार मान ली। वे चल नहीं पा रहे थे। रात के अंधेरे में उन्होंने एक छोटी सी जगह ढूंढी। सब वहीं लेट गए और सबने सोचा कि यहीं मर जाना बेहतर है, क्योंकि उनके पास ना पानी था ना खाना। वे लगभग प्यासे थे और कुछ देख नहीं पा रहे थे। उनका गला सूख गया था। उन्होंने सोचा कि शायद ये रात उनकी आखिरी रात है। इस रात के बाद और कोई रात नहीं आएगी। वे सो गए। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ, सुबह अचानक बारिश होने लगी। पहले तो वे उठे और सोचा कि ये उनके मन का भ्रम है, लेकिन वे समझ गए कि ये बारिश का पानी है। वे जी भरकर पानी पिया और उनमें हिम्मत आ गई। वे चलने लगे। साथ में कुछ पानी जमा कर लिया जो उन्हें 4 से 5 दिन चलाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बैग में कुछ बोतलें रखी थी। उन बोतलों में पानी जमा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने बैग में से सामान फेंक कर बैग में भी पानी जमा कर लिया, जिससे उनके 5 से 6 दिन आराम से कट जाएंगे। वे अब केवल सांप, मेंढक, छिपकली आदि पकड़कर खाते थे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके 8 से 10 दिन चलते रहे, लेकिन उन्हें कोई घर या बस्ती नहीं मिली। चारों तरफ वही रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। 70वें दिन उनकी हालत फिर से पहले जैसी होने लगी। खाना खत्म, पानी भी खत्म। मौत उन्हें पीछे से बुला रही थी। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। तब एक लड़की चल नहीं पा रही थी, उसे पकड़कर ले जाया गया। 76 दिन बीत गए। टीम में से एक और कम हो गया। उनके पास अब कुल 6 लोग बचे थे। रात भर वे कष्ट सहते हुए चलना शुरू किया। दिन निकला। 77वें दिन वे थककर रात भर चलने के बाद सुबह सो गए। लेकिन सुबह उठकर जो देखा उससे सब चौंक गए। जहां वे सोए थे उससे थोड़ी दूर पर एक रास्ता था। ये रास्ता आगे बढ़ रहा था। इस रास्ते पर गाड़ियों के टायरों के निशान थे। तब वे समझ गए कि वे बहुत करीब पहुंच गए हैं। तब वे अपनी पूरी शक्ति से चलना शुरू किया। लगातार 2 दिन उस रास्ते पर चलते रहे और वे एक गांव में पहुंचे, एक आदिवासी गांव में। जब वे गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें देखकर समझ लिया और तुरंत उन्हें पानी दिया गया। बचाए जाने के बाद उन सभी को अस्पताल ले जाया गया। गंभीर निर्जलीकरण, कुपोषण और नताली के टूटे हुए हाथ सहित उनकी विभिन्न चोटों का इलाज किया गया। उनमें से प्रत्येक का वजन काफी कम हो गया था, लेकिन वे जीवित थे। ये उनके लिए एक नया जीवन था। बाद में इस घटना पर ऑस्ट्रेलिया में एक किताब लिखी गई, जो ऑस्ट्रेलिया की बहुत प्रसिद्ध किताब है, जिसका नाम है डेजर्ट्स एम्ब्रेस। ये किताब बहुत प्रयोग्य है और ये कहानी आज भी ऑस्ट्रेलिया के हर कोने में जीवित रहने की मानवीय इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें